तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों पर हम लोग बात कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की, जो कि दोस्तों सब्जेक्ट है आपके एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। अभी हम लोग यूनिट थर्ड के ऊपर आ चुके हैं। इससे पहले की दोनों यूनिट को हम लोगों ने कवर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया था। और सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने एसटीपी प्रोसेस लाइक सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग के बारे में बात करी थी। तो अभी तक अगर आपने उन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर से देखो जा करके। सो अभी हम लोग दोस्तों यूनिट थर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो यूनिट थर्ड के अंदर दोस्तों हमारा प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। लाइक प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का, न्यू प्रोडक्ट का कैसे डेवलपमेंट करते हैं, कैसे प्राइस का डिसीजंस लेते हैं, तो हम जाकर के मार्केट में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग इस लेक्चर में, इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर से, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक्चुअल में होता क्या है, उसकी कैटेगरीज को बताओ, कि एक्सप्लेन इट्स कैटेगरी, कितने तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताओ। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब जो भी हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ? जो भी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन हो गया, ये भी हमारा प्रोडक्ट है। माइक है ना, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। लैपटॉप हो गया, मेरे पास पानी का जग रखा हुआ है, मैं बेड में बैठा हुआ हूँ। तो ये सारी चीज़ें, जो भी सारी चीज़ें हमारे आसपास में होती है, जिन भी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए नेसेसरी होती है, आवश्यक होती है, तो वो सभी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट ही होती है। सो प्रोडक्ट का क्या मतलब है? अ प्रोडक्ट इज़ द आइटम दैट इज़ डेवलप्ड फॉर सेल इन द मार्केट। यानी कि प्रोडक्ट कोई भी ऐसा चीज़ जो कि जो सेलर होता है उसको सेल करने के लिए बनाता है। यानी कि जो सेलर होता है वो सेल करने के लिए उसको रहता है, और जो भी उसको प्रोडक्ट को बनाया जाता है मार्केट में सेल करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। तो डेवलप्ड फॉर सेल इन द मार्केट, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है उसको बनाया ही इसलिए जाता है कि उसको मार्केट में सेल किया जा सके, बेचा जा सके। सो इट्स एम टू मीट द कस्टमर नीड्स एंड वांट। और इसका जो मेन एम होता है वो यही होता है कि जो कस्टमर हो वो सेटिस्फाई रहे, उसकी नीड वांट सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा है तो प्रोडक्ट डेवलप करने के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? वो यही होगा कि ये किसी के काम आएगा, किसी कंज्यूमर के काम में आएगा। लाइक अगर फ़ोन बनाया जा रहा है तो फ़ोन किस वजह से बनाया जा रहा है? क्योंकि उसको मार्केट में सेल किया जा सके, और जिस किसी को भी इस फ़ोन की ज़रूरत हो तो वो फ़ोन उसको वो पर्सन उस फ़ोन को यूज़ कर सके। सो वॉट एवर सेलर इज़ ऑफरिंग फॉर सेल, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। सो वॉट एवर सेलर इज़ ऑफरिंग फॉर सेल इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी डिफिनेशन है। जैसे देखो, मार्कर हो गया, शूज़ हो गया, एक टीचर बिना मार्कर के नहीं पढ़ा सकता। एक शूज़ जो, यानी कि हम बाहर बिना शूज़ के, बिना स्लीपर्स के नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी प्रोडक्ट ही होती हैं, जो कि हमको हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। तो यहाँ पर देखो कि कौन कौन से तरीके कैटेगराइज होते हैं, किस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला आता है कि कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कि जो भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं फिलहाल। यानी कि जो हमारे लिए बेसिक नीड्स को हमारी फुलफिल करें, जैसे कि फूड हो गया, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, है ना, क्लीनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गए। ये सभी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इनके बिना हम नहीं रह सकते। सो इसके बाद में आते हैं हमारे शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स में जैसे कि हम जब बाहर जाते हैं तो हमको कुछ और अलग से एडिशनल कपड़े भी चाहिए, हमको कुछ इलेक्ट्रॉनिक भी सामान चाहिए, फुटवियर्स भी चाहिए, फर्नीचर, हाउस होल्ड फर्निशिंग, ये सभी चीज़ें हमारे लिए क्या होती है? एक तरीके से जब हम शॉपिंग में जाते हैं तो हम ये सभी कुछ और भी चीज़ों को एडिशनल खरीद करके लाते हैं, जिससे कि हम अच्छी लाइफ जी सकें। तो इसके बाद में क्या आता है? स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। इसके अंदर कौन से प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं? थोड़ा सा लग्जरी आइटम्स, जैसे कि स्मार्टफोन्स हो गए, कार्स हो गए, एक्सपेंसिव कुछ चीज़ें हो गई। तो ये सभी चीज़ें जो भी होती हैं वो हमारी इसके अंदर जाती हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो अभी हमारा फोर्थ नंबर पे क्या आता है कि इमरजेंसी प्रोडक्ट। हमको कई बार बहुत ज़्यादा इमरजेंसी भी होती है कुछ चीज़ों की, जैसे कि एकदम से आदमी बीमार हो गया, सो उसको मेडिसिन की ज़रूरत है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्रॉब्लम को फिक्स कर सके। सपोज दैट कि अगर आप गर्मी में बैठे हो, कूलर बंद हो गया चलते चलते, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा कि हमको फिक्स करने के लिए कुछ सामान लेकर के आना होगा। उसके पीछे जो भी उसका कंडेंसर लगता होगा, फ़ैन का जो भी लगता हो,
तो वो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जो भी आइटम्स होते हैं इमरजेंसी में, वो सभी प्रोडक्ट भी इमरजेंसी प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। देन इसके बाद में बिजनेस प्रोडक्ट, बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट्स लगते हैं, जैसे कि हमको अगर सपोज दैट किसी चीज़ का बिजनेस करना है, फूड का, बर्गर हमको बना करके बेचना है, तो हमको बर्गर उसका बन लेकर के आओ, थोड़े से वेजिटेबल्स लेकर के आओ, तो ये सभी क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स लग गया, इक्विपमेंट्स जिससे आप बर्गर को बनाओगे, इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक आइटम्स, मशीन्स, कंप्यूटर्स एंड ऑल, ये सभी बिजनेस प्रोडक्ट के ही क्या है दोस्तों, पार्ट है। तो अभी देखो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट भी जब आपसे पूछेगा तो आप इस तरीके से ऐसे चार्ट बना सकते हो, जिसमें से बेस्ड ऑन नेचर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इस तरीके से 3 तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हो। सो बेस्ड ऑन नेचर की अगर हम बात करें तो देखो गुड्स और सर्विसेज जो भी हमारे सामने प्रोवाइड होती है, जो भी हम गुड्स का परचेज करते हैं, जो भी हम सर्विस को अवेल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। जैन इवेंट्स एंड प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे स्कूल कॉलेज हो गया, कोई संस्था हो गई जहाँ पर से हम जहाँ काम करते हैं, कोई कंपनी वगैरह पे, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, कौन सी कंपनी में काम किया जाए, वो भी प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। देन पर्सन, पर्सन का क्या मतलब, वो जैसे कि सिंगर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, म्यूजिशियंस हो गए, पेंटर हो गया, ये सभी लोग भी क्या होते हैं दोस्तों, हम इनको भी खरीदते हैं, है ना। जैसे कि हमारे घर में शादी है तो हम किसी सिंगर को बुलाएंगे तो वो गाना गाएगा, तो यानी कि वो क्या है, पर्सन, एक तरीके का प्रोडक्ट ही तो है। देन इसके बाद में कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें तो कन्वेंसिंग, शॉपिंग एंड स्पेशलिटी, जो अभी हम लोग तीनों पढ़ करके आए, यानी कि कन्वेंस जो हमारे बेसिक चीज को सेटिस्फाई करें, शॉपिंग मतलब जब हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं तो कुछ जरूरी आइटम्स घर के लिए लेकर के आते हैं वो, और स्पेशलिटी का मतलब कि थोड़ा सा लग्जरी आइटम्स, जैसे लग्जरी आइटम्स का मतलब आप समझ लो, थोड़ा और अच्छी हम अपनी लाइफ को शो ऑफ करने के लिए इन सभी प्रोडक्ट को लेकर के आते हैं। देन इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर क्या आता है, बिजनेस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर रॉ मटेरियल इसका मेन होता है, यानी कि बिना रॉ मटेरियल के आप कोई भी बिजनेस को बिना रॉ मटेरियल के आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो कैपिटल इक्विपमेंट्स, आपके पास में कुछ एक औजार होने चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कुछ एसेसरीज होनी चाहिए, एंड कुछ कंपोनेंट्स पार्ट होने चाहिए जो कि एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर हम लैपटॉप लेकर के आए तो उसके साथ में हमको चार्जर तो रखना ही पड़ेगा, बिना चार्जर के काम नहीं चलेगा, तो वो क्या हो गया, एसेसरीज हो गया, या फिर कंपोनेंट्स आइटम, यानी कि दो चीज़ों को जब जोड़ करके कोई चीज़ बनता है। जैसे डेस्कटॉप खरीदा तो डेस्कटॉप में हमको उसका बिना कीबोर्ड के काम चलेगा, बिना माउस के काम चलेगा नहीं, तो कंपोनेंट्स प्रोडक्ट ये भी हो गया। सो अभी हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डिसीजन। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डिसीजन का मतलब कि कैसे हम प्रोडक्ट का डिसीजन लेते हैं, यानी कि प्रोडक्ट का डिसीजन कैसे लिया जाता है। सो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्ट दैट ब्लेंड्स यूजर्स नीड विथ बिजनेस गोल, यानी कि हम कोई भी प्रोडक्ट को क्यों बनाते हैं, इसका डिसीजन मतलब कि कैसे, मतलब क्यों बनाए, इसका डिसीजन क्या क्यों लेना ज़रूरी है। तो यानी कि जब भी कोई प्रोडक्ट को हम बनाते हैं तो उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि वो जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो यूज़र की नीड को सेटिस्फाई कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो अगर यूज़र की नीड सेटिस्फाई हो रही, इट मीन्स कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, अच्छा चलेगा, हमारा प्रोडक्ट लाइफ लॉन्ग बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाला है, ठीक है। और अगर हमारा प्रोडक्ट बकवास सा है, यानी कि कुछ भी नहीं, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, या फिर कस्टमर उसको क्यों खरीदे, तो फिर वो प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं, कोई डज नॉट मेक्स एनी सेंस। तो देन इसके बाद में यहाँ पर बिजनेस गोल्स को भी सेटिस्फाई करें, तो वही प्रोडक्ट क्या होता है, एक्चुअल में प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है, प्रोडक्ट डिसीजन से रिलेटेड, यानी प्रोडक्ट को हम क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, इसका डिसीजन लेना। सो इसके कुछ एक डिसीजंस होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट लाइन ब्रांडिंग। प्रोडक्ट लाइन के अंदर क्या होता है कि जैसे सपोज दैट कि Redmi का एक फ़ोन आया, Redmi 6, Redmi 7, Redmi 7 Pro, Redmi 8, Redmi 8 Pro, इस तरीके से करते करते क्या हुआ, एक तरीके की सीरीज़ लॉन्च हुई, यानी कि प्रोडक्ट लाइन, यानी एक के बाद में एक वो कुछ ना कुछ उसका न्यू मॉडल आता चला जा रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर BMW का भी एग्जाम्पल दिया गया है, 3, देन उसके बाद में 5, देन इसके बाद में 7। विंडोज़ के भी ऐसे देखो, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, इस तरीके से करके हमारे सामने प्रोडक्ट लाइन, यानी कि एक के बाद एक उसकी सीरीज आती चली जाती है। तो ये हो गया प्रोडक्ट का डिसीजन लेना, यानी कि प्रोडक्ट में जो भी आपके रिसेंट प्रोडक्ट है उसमें क्या करना, बदलाव करते जाना, उसमें उसको कि उसको बेहतर बनाते जाना, उसमें डेवलपमेंट करते जाना, उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन ऐड करते जाना। देन उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ब्रांडिंग का क्या मतलब हो गया, टू मेक प्रोडक्ट पॉपुलर अमंग ऑल योर कस्टमर, यानी ब्रांडिंग का क्या मतलब हो गया कि अपने प्रोडक्ट को ब्रांड एक बनाना, यानी लोगों के बीच में क्या करना, एक तरीके से उसका ब्रांड का मतलब कि लोगों के बीच में उसको पॉपुलर करना अपने प्रोडक्ट को। जैसे ही देखो मैकडोनल्ड सब कोई जानता है, डोमिनोज सब कोई जानता है, उसका लोगो भी सब कोई जानता होगा। तो यहाँ पर
ये क्या मतलब है, ब्रांड है ना एक तरीके का, लिवाइस हो गया और BMW हो गया, टाइटन की वॉचेस हो गए, है ना, ये सभी चीज़ें क्या है, यानी कि ब्रांड है, एक तरीके का ब्रांड है। देन उसके बाद में प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पीपल, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, 4 चीज़ों को पढ़ा था, वो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ही आता है। अब इस प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर भी जाएंगे हम लोग। देन इसके बाद में पैकेजिंग। तो पैकेजिंग क्या होती है, एक तरीके से हम पैकेजिंग के द्वारा ही प्रोडक्ट को अच्छा शो ऑफ कर सकते हैं। यानी बिना पैकेजिंग के अगर हम प्रोडक्ट को बेचने लगेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट में, हमारे बिजनेस में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पैकेज क्या होता है, सॉरी, पैकेजिंग क्या होती है, लाइक किसी भी चीज़ को रैप करना, यानी कि कंटेनर और रैपर जिसमें से आप प्रोडक्ट को रखते हो, और वो प्रोडक्ट की सेफ्टी को डिफाइन करता है। जैसे कि अगर हम मोबाइल को खरीद करके लेके आते हो तो केवल ऐसे नहीं कि मोबाइल खरीद करके ले आए, उसके साथ में हमको एक बॉक्स भी, डब्बा भी फ्री मिलेगा, यानी कि जो उस प्रोडक्ट की, जो हमारी पर्टिकुलर जो हमारा फ़ोन है उसकी डिब्बे के अंदर वो यानी एक तरीके से सेफ्टी रहेगी उसकी, हमारे फ़ोन की। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि पैकेजिंग। एंड इसके बाद में आता है लेबलिंग। उसके ऊपर लेबल भी एक तरीके का लगाया जाता है, यानी कि प्रोडक्ट क्या है, उसका नाम क्या है, उसमें कौन कौन सी एसेसरीज मिली हुई हैं, सॉरी, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे मान लो हम कोई च्यवनप्राश लेकर के आए तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है ना कि कितना, क्या, कौन सी मात्रा में है, कितनी शुगर है, कितना आंवला उसमें पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कंटेंट्स लाइक लिखी होती हैं। तो लेबल का क्या मतलब होता है, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन छापी जाए, कितने का प्रोडक्ट है, कितने, क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या कितना एक्सपायरी डेट है, कब इसका मैन्युफैक्चरिंग हुई, कब इसकी एक्सपायरी डेट होगी, ये सभी चीज़ें लेबल के ऊपर ही लिखी जाती है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डिसीजन। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी कि जब भी हम अपना कोई भी नया प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, जैसा नाम से पता चल रहा है कि जब भी कभी हमको अब मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले देखो, नए प्रोडक्ट की ज़रूरत क्या होती है। नए प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी हम अपने जो हमारा मतलब जो अभी का हमारा करंट प्रोडक्ट है, जैसे सपोज दैट कि अगर हम कोई भी फ़ोन चला रहे हैं तो वो फ़ोन, जैसे आप देखोगे पूरा आज से 10 साल पहले की जो भी लैपटॉप्स देखो कैसे होते थे, कितने मोटे होते थे, है ना, उसमें कितने थिक होते थे, और आज के देखो कितने थिन होते चले जा रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या करते चली जा रही, कम पे कम करते चले जा रहे हैं। तो यानी कि न्यू प्रोडक्ट, यानी जो भी आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें आप क्या करो, उसमें आप कम चीज़ों का, लाइक कम क्या करो, यानी कि उसमें उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन करते जाओ, उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड करते चले जाओ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर। तो वो भी नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाता है। या फिर आप कुछ नया क्रिएट कर दो। नया क्रिएट करने का मतलब समथिंग न्यू। जैसे कि आज से 20 साल पहले देखो तो बैटरी रिक्शा चलते थे, नहीं चलते थे, तो ये क्या है, एक नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। जैसे कि आज से 10-15 साल पहले के जो भी लैपटॉप्स देखो तो कैसे होते थे, बहुत थिक होते थे, और आज क्या है, तो ये भी क्या है, नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है, यानी कि उसका क्या प्रोसेस होता है। तो यही चीज यहां पर बताएगी कि इन बिजनेस एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कवर्स कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग, यानी कि कोई भी चीज का नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आओ, उसको उसका रिन्यू करो उसको, यानी कि उसको एक तरीके से रिन्यू करो, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड इंट्रोड्यूसिंग इट, लाइक उसको जो भी कोई भी आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ नया डेवलपमेंट करो, उसमें नया कुछ चेंजेस करो और उसको इंट्रोड्यूस करो लोगों के सामने। तो R&D यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है डिपार्टमेंट, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। कंपनी के अंदर एक R&D डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके। तो ये डिपार्टमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये डिपार्टमेंट इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है सो दैट कि ये बहुत ज़्यादा नया कुछ करे, यानी कि लोगों की, कंज्यूमर्स की नीड को समझे और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को डेवलप करे। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है R&D डिपार्टमेंट। सो a product is said to be a new product when it serves new functions or makes a major improvement, यानी कि अगर किसी भी तरीके के प्रोडक्ट में कोई मेजर इंप्रूवमेंट आए हैं, जैसे कि अगर देखो, जैसे विंडो अगर 7 है तो विंडो 8 के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो अगर कुछ मान लो डिफरेंस ही नहीं है, कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं, तो काहे कि वो विंडो 8 किस बात का वो विंडो 7, यानी कि हम उसको सेम कंसीडर करेंगे। बट अगर कुछ चेंजेस आए हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसमें कि अच्छा हाँ, इसमें तो विंडो 8 के अंदर ये सारी चीज़ें नई नई एडिशनल हुई, तो यानी कि उसके अंदर क्या होगा, मेजर इंप्रूवमेंट आना, और साथ में कोई नया फंक्शन ऐड कर देना, कुछ भी नया कोई काम करने लगे। जैसे
पहले के समय में देखो डीवीडी चलती थी, कितना मतलब उसके अंदर सीडी लेकर के आओ, एक एक कैसेट चलती थी, उसको लेकर के आओ, फिर उसको हम उसको प्ले कर सकते थे, मूवीज़ देख सकते थे। बट आज के समय में सबके पास में फ़ोन है, लैपटॉप्स है, तो वो आसानी से उसमें इंटरनेट की हेल्प से भी वो सारी चीज़ों को देख सकता है। तो यानी कि ये क्या हो गया दोस्तों, नए फंक्शंस आ रहे हैं, नए इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, तो इस वजह से जो भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि डिक्लाइन हो गए, यानी कि उसकी खोज जो थी, उसकी खोज यानी नए प्रोडक्ट के आने की वजह से उसका जो भी वो था वो डेड हो गया प्रोडक्ट। तो अभी देखो आगे क्या है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, इसके मेजर 8 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप आइडिया का जनरेशन करो, यानी कि आइडिया को जनरेट करो, आप क्या बनाना चाहते हो, क्या क्रिएट करना चाहते हो। इसके अलावा देन स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया, यानी स्क्रीन करो उसको लोगों के सामने, जो भी उसकी मेजर रिस्क को देखो, क्या कॉस्ट लगेगी, क्या फिजिबिलिटी है कि नहीं है, लोगों को काम में आएगा कि नहीं आएगा आपका प्रोडक्ट, इन सभी चीज़ों का स्क्रीनिंग करो, प्रॉपर शॉर्ट एनालिसिस करो, शॉर्ट एनालिसिस सबने पढ़ा होगा। देन इसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप उसका बना रहे हो उसको एक प्रोटोटाइप बना करके उसको टेस्ट करो, मार्केट में उतारो जा करके, उसका एक थोड़ा सा टेस्ट करो जा करके, ठीक है। देन इसके बाद में मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाओ और उसका डेवलपमेंट करो, यानी उसका एडवर्टीजमेंट करो, यानी लोगों के सामने उसको बताओ, और अगर अच्छा एडवर्टीजमेंट रहा तो बिजनेस का एनालिसिस करो कि कैसा परफॉर्म कर पाओगे आप मार्केट के अंदर, आपका प्रोडक्ट कब तक चलेगा, कैसे यूजर्स की नीड को सेटिस्फाई करेगा। देन प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ों को आप यानी कि प्रोडक्ट और मार्केटिंग मिक्स डेवलपमेंट करो, उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करो, और भी जो ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो उन सभी चीज़ों में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी राय लो, और उसमें आप जो भी नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, लॉन्च करना चाहते हो, उसको आप लॉन्च तो करो बट उसमें कुछ ना कुछ नया इंप्रूवमेंट भी ऐड करो एक्सपर्ट्स की हेल्प से। देन उसके बाद में टेस्ट मार्केटिंग, यानी कि आप मार्केटिंग की हेल्प से उसको टेस्ट करो कि आपका प्रोडक्ट चल भी रहा है, बिक भी रहा है या फिर नहीं, और अगर सारी चीज़ें सही होती हैं, कुछ एक फ्री सैंपल्स देने के बाद में लोगों को अगर पसंद आता है तो उसका आप कॉमर्शलाइजेशन कर दो, यानी कि अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो। तो ये 8 स्टेप्स होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर जो भी सॉफ्ट कॉपीज़ हैं वगैरह हैं तो उसको आप व्हाट्सअप पे आकर के ले सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और अगर नहीं है तो मेरा नोट कर लो 8052913303, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इसमें आप आकर के मांग सकते हो जो भी सॉफ्ट कॉपीज़ है। बट उसको ध्यान रखना कि 80 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा फॉर सॉफ्ट कॉपीज़, और अलग से कुछ एडिशनल नोट्स के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। और अब देखो यहाँ पर हमारा क्या आता है, नया एक टॉपिक है। अभी देखो ये नया टॉपिक के अंदर क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। दोस्तों ये टॉपिक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, और आप इसके लिए तैयार भी रहो कि कितने अच्छे से आप इस आंसर को प्रेजेंट कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, भले ही 2 नंबर 4 नंबर में पूछ लिया जाए बट पूछा जरूर जाता है। तो अभी देखो कि यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्या दोस्तों मतलब हुआ, इसको आप शॉर्ट में PLC भी बोलते हो। PLC का क्या मतलब हुआ कि ऑल द प्रोडक्ट्स हैव अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ सिमिलर टू द ह्यूमन बींग्स, लाइक जो भी हमारी लाइफ होती है, जैसे कि हम पैदा होते हैं तो जैसे बच्चे होते हैं, तो बच्चे के बाद में हम एक मैच्योर बनते हैं, देन इसके बाद में हमारा धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डेक्लाइन, और एक लास्ट में कि ऐसी भी स्टेज आती है जब हमारी डेथ हो जाती है। तो उसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट, अगर कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉन्च हुआ है वो बच्चे की एज में रहेगा। अगर कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो वो एक समय ऐसा भी आएगा कि जब वो मैच्योरिटी के लेवल पे होगा, उसके बहुत सारे कंपटीटर्स होंगे और वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा, बट एक समय ऐसा भी आएगा कि वो डिक्लाइन हो जाएगा प्रोडक्ट। देखो जैसे एग्जांपल लो आप कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मार्केट के अंदर आए, जैसे CD DVD का एग्जांपल लो, अभी मैंने दिया था कि जो भी DVDs वगैरह आई थी तो उसमें कितने ज़्यादा लोग खुश थे। ब्लैक एंड वाइट टीवी आई थी, जब टीवी आई थी ना, जब देखो LCD टीवी वगैरह आई थी तो लोग कितना ज़्यादा खुश थे, कलर टीवी देखने के लिए लोग परेशान होते थे। बट आज के समय में वो कहीं टीवियाँ आपको दिखती हैं, वो DVDs दिखती हैं, नहीं दिखती है ना, तो वो डेड हो गई, डिक्लाइन हो गया। यानी कि एक समय ऐसा है जब वो स्टार्टिंग में नया था, लोगों के पास में कम था, बट इसके बाद में एक तरीके से ऐसे ये एज पहुंची जब बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे थे उसको, बहुत ज़्यादा लोग जो भी इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही थी। बट बहुत सारे आपकी टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से एक ऐसा भी समय आया कि जो भी
प्रोडक्ट था वो आपका डिक्लाइन हो गया, है ना। तो इसी तरीके से एक बल्ब को भी देखो, जो आपके येलो वाले बल्ब आते थे पहले, पीले कलर के, येलो कलर के नहीं जलते थे, तो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे। तो स्टार्टिंग में जब आए तो वो हर एक के पास में नहीं थे, एक तरीके से बच्चे की एज में थे, लाइक उसका बर्थ प्लेस था, इंट्रोडक्शन हो रहा था लोगों के साथ में। फिर वो धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हुए, मैच्योरिटी की एज में सब लोगों के पास में तक पहुंचे, और जो भी बल्ब वाली इंडस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा यानी एक प्रॉफिट अर्न कर रहे होगे। बट बाद में धीरे से जब भी एलईडी लाइट्स आने लगी हमारे सामने, जो कि बिजली की खपत बहुत कम करती, तो वो धीरे से डिक्लाइन हो गया, और अब हमको तो मार्केट में दिखते भी नहीं वो येलो वाले बल्ब्स, ठीक है। उसके ऊपर बैन भी लग चुका है, लाइक कि इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, तो वो अब नहीं मार्केट में दिखते हैं। तो यही चीज़ है कि जैसे ह्यूमन की लाइफ होती है, वैसे प्रोडक्ट की भी एक लाइफ होती है। बर्थ होता है प्रोडक्ट का, उसका ग्रो होता है, धीरे से वो मैच्योरिटी की एज में जाता है, देन उसके बाद में उस प्रोडक्ट का डेड एंड भी हो जाता है। सो प्रोडक्ट ऑल्सो पासिस ऑल्सो सर्वल स्टेजेस। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखो ये ग्राफ है, इस तरीके का ग्राफ ऐसे बना देना, और इसमें लिखना कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया दोस्तों, इंट्रोडक्शन। ये देखो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, बाकी यहाँ पर से क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, देन इधर से क्या होगा कि ये प्रोडक्ट की ग्रोथ एज है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब ग्राफ जा रहा है तो यानी कि प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है। और जब टॉप पे है, जब प्रोडक्ट यहाँ पर है एकदम हाई पे, तो वो क्या है, मैच्योरिटी एज है, यानी कि इस समय जो भी इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। और धीरे से क्या होने लगा, प्रोडक्ट की सेल्स डाउन होने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग अलग चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा रिसेंट साइंटिफिक चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो इस वजह से धीरे से जो भी प्रोडक्ट है उसका डिक्लाइन भी हो गया। तो ये चीज़ है दोस्तों प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। आप आई होप कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने वर्ड्स में लिख सकोगे, पाओगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। तो अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का क्या मतलब होता है कि व्हेन द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन द मार्केट इट टेक्स सम टाइम टू एक्सेप्ट बाय द कंज्यूमर्स। जब भी कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो वो कुछ ना कुछ समय लेता है कि कंज्यूमर्स उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। जैसे फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह जब मार्केट के अंदर आया था तो ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने उसको एकदम से अडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि चलो चलो ठीक है, हम भी यूपीआई पेमेंट करेंगे, हम भी फ़ोन को यूज़ करने लगेंगे, लाइक कि हम भी फ़ोन से पेमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। लोगों के अंदर कुछ ना कुछ कहीं डर होता है, और उसके बाद में धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आती है जब लोग धीरे धीरे उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो सो दिस इज़ नोन एज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, यानी कि जब भी कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च होता है तो वो कुछ टाइम लेता है लोगों के द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा एक्सेप्ट करे जाने में। ऐसे ही नहीं लोग उसको तुरंत खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट आया तो लोग उसको एकदम से नहीं खरीदेंगे, सडनली एट रैंडम नहीं खरीदेंगे, उसको धीरे धीरे एक दूसरे को देख देख करके लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सो अभी देखो यहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी की बात करें तो प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी क्या है, इट्स लाइक अ मेन्यू। प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब हुआ दोस्तों, प्रोडक्ट मिक्स का यही मतलब हुआ कि एक तरीके का मेन्यू सर्व करना। लाइक जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और अगर हमसे केवल ये बोल दिया जाए कि केवल बर्गर है खाने के लिए और वो भी एक तरीके का है, तो हम क्या खाएंगे जा करके? नहीं, हम कुछ और देखेंगे। भाई किसी आदमी का मन होगा खाने का तो वो खाएगा, नहीं मन होगा तो वो नहीं खाएगा। लेकिन अगर हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बर्गर भी है, पिज़्ज़ा भी है, और भी अलग तरीके से रोटी चपाती है, अलग अलग तरीके का वैरायटी ऑफ फूड है। तो अकॉर्डिंग टू द लाइक की नीड ऑफ कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग जो भी फूड है, कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग फूड को क्या ले सकता है ना। केवल जिसको बर्गर नहीं खाना तो वो कैसे खाएगा बर्गर, डोसा भी है, सारी चीज़ें हैं, तो वो कस्टमर को जो मन होगा वो अपना खा सकता है। तो हम अगर जब वैरायटी सर्व करते हैं तो हमारी जो भी इंडस्ट्री है, हमारा जो भी बिजनेस है वो ज़्यादा ग्रो करता है। क्योंकि अगर हम वैराइटीज़ को नहीं सर्व करेंगे, मेन्यू को नहीं सर्व करेंगे, तो इससे एक ही प्रोडक्ट के ऊपर स्टिक रहेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। देखो जैसे कि स्ट्रिंग की बॉटल आती थी, स्ट्रिंग की बॉटल रेड कलर की होती थी, बट अब उसमें देखो एक नई वैरायटी आ गई, ब्लू कलर की भी स्ट्रिंग आने लगी है। तो ये क्या है कि वैरायटी सर्व करना, यानी कि जिसको ब्लू कलर का पीने का मन करे वो अलग कलर के पिए, और जिसका रेड कलर का पीने का मन करे तो वो उस तरीके का पी सकता है। सो दिस स्ट्रैटेजी हेल्प्स द कंपनी cater to different customers needs, stands out from competitors and adapt to changes in the market। यानी कि जो भी मार्केट के अंदर नए रिसेंट साइंटिफिक चेंजेस हो रहे हैं उसको अडेप्ट करें और
अपने नीड वांट के अकॉर्डिंग कस्टमर अपने प्रोडक्ट को चूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया, जैसे कोका कोला है, तो कोका कोला क्या है, एक तरीके का सॉफ्ट ड्रिंक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर देखो भी उसके अंदर कितने सारी वैराइटीज़ अगर वो चाहे तो कर सकता है। जैसे कोका कोला भी हो जाए, फैंटा, स्प्राइट, डाइट कोक, कोक ज़ीरो, ये सभी इसके वैरायटी आते हैं ना, अलग अलग उसके कैंस में भी आते हैं, बॉटल्स में भी आते हैं। तो कोका कोला क्या है कि वैराइटीज़ को सर्व कर रहा है। इसके अलावा वो कुछ जूसेस को भी सर्व करता है, जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, मिक्स फ्रूट, इस तरीके से वो कुछ जूसेस को भी सर्व करने लगा है। तो इससे क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर एक तरीके का नया चेंजेस आ रहे हैं। लोग जो भी कस्टमर्स हैं, लोग, कुछ लोगों को डाइट कोक लेना अच्छा लगता है तो वो लोग डाइट कोक की तरफ जाएंगे, कुछ लोगों को फैंटा पीना पसंद है, ऑरेंज फ्लेवर, तो वो लोग ऑरेंज फ्लेवर पियेंगे। इससे किसका प्रॉफिट किसका हो रहा है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि अगर हमने बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ को सर्व किया है तो प्रॉफिट किसका हो रहा है, मेन कोका कोला ही का हो रहा है ना। अगर वो केवल कोका कोला ही को एक ही, यानी एक ही वैरायटी सर्व करता तो लोग, क्या पता है, जिसको जूस पीना था तो जूस वाले ठेले के पास पहुंच जाते। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर कोका कोला जो है बहुत सारी वैरायटी सर्व कर रहा है, इससे उसका ही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी क्या है। वो यही स्ट्रेटजी है कि आपका जो भी बिजनेस है आप उसको अलग अलग वैरायटीज़ में सर्व करो कस्टमर के सामने, सो डैट कि यू कैन ग्रो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऐसा मार्केटिंग टूल, यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारा पैकेजिंग और लेबलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। यानी कि पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग का मतलब आप समझ रहे हो ना कि कोई भी तरीके का कंटेनर या रैपर जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को रैप करके रखते हैं। क्योंकि अगर हम पैकेज जो भी हम अगर उसका पैकेजिंग अच्छे तरीके से प्रोडक्ट की नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो मे बी डैमेज, इट वुड बी डैमेज, वो डैमेज भी हो सकता है हमारा प्रोडक्ट, और साथ में उसमें गंदा भी हो सकता है, और उसमें अलग तरीके से के कि सेफ्टी से रिलेटेड भी उसमें कई सारे इश्यूज आ सकते हैं, और जो भी कंज्यूमर है उसको खरीदने में भी नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसी पैकेजिंग करना, ऐसी तरीके से उसका पैकेजिंग करो, उसमें लेबलिंग करो कि जिससे जो भी कंज्यूमर है उसको एक लैविश फील आए, उसको अच्छा फील आए, उसको ऐसा लगे कि हाँ उसने वो कुछ खरीद करके लेकर के आया है। यानी कि जो भी अलग अलग महंगे जो भी ब्रांड्स होते हैं ना, तो ब्रांड्स किसके ऊपर ज़्यादातर फोकस करते हैं, वो पैकेजिंग के ऊपर ज़्यादातर फोकस करते हैं। तो पैकेजिंग का क्या मतलब होता है कि प्रोवाइड्स कंटेनर और रैपर्स। पैकेजिंग का मतलब वही है कि जिसके अंदर आप प्रोडक्ट को रखते हो या फिर रैप करते हो टू द प्रोडक्ट फॉर सेफ्टी, अट्रैक्शन, ईज टू यूज़, यानी कि अट्रैक्शन के लिए भी, जैसे कि वो अच्छे हैं तो अगर ब्लू पैकेट में ही अगर चिप्स आ रहा है तो ब्लू पैकेट को देख करके थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे, लेकिन अगर वो अलग अलग तरीके का चिप्स जो है आ रहा है, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, इस तरीके से चार तरीके के अलग अलग तरीके से कलर्स में आ रहा है, तो यानी कि थोड़ा सा हम उसमें क्या करते हैं, वैराइटीज़ को भी सर्व कर रहे हैं, और इससे जो भी बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा देखकर अट्रैक्ट भी होते हैं। ओके, मैंने पिछली बार रेड वाला खाया था, इस बार मैं ब्लू वाला को ट्राई करूंगा। तो यानी कि ईज टू यूज़, और इस आसानी से हम जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हम आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट डैमेज होने का खतरा कम हो जाता है। टू फील लैविश, और हमको थोड़ा अच्छा फील आता है कि ऐसा लगता है कि हमने कुछ खरीदा है। क्योंकि अगर ऐसे ही फ़ोन आप लेकर के आ जाओ, है ना, वॉशिंग मशीन चाहिए तो वॉशिंग मशीन ऐसे ही घसीटते हुए लेकर के आ जाओ, बिना उसमें कोई भी गत्ता नहीं, कोई भी उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे ही लेकर के आ जाओ, आपको फील आएगा कि आप कुछ नया सामान लेकर के आओ? नहीं आएगा, है ना। तो पैकेजिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द यूज़र, यानी कि जो भी कंज्यूमर है उसके सेटिस्फैक्शन के लिए, उसको नया लैविश फील कराने के लिए, उसको वो कुछ अच्छा फील कराने के लिए पैकेजिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरीके बहुत मेजर रोल प्ले करती है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करने में भी प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है, तो हमको प्रोडक्ट का अच्छी तरीके से प्रॉपर पैकेजिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ऐसा बिजनेसमैन। सो एंड यूज़र ऑलवेज रिसीव द प्रोडक्ट इनसाइड अ कवर, कंटेनर और रैपर। देखो जब भी हम फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से मंगाते हैं तो एक तरीके से अच्छे से रैप होकर के आता है, क्योंकि अगर वो रैप होकर के नहीं आएगा तो हमको पता कैसे चलेगा, और हम प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, है ना। हम उससे बोल देंगे कि भाई ये तो पहले से प्रोडक्ट, ये तुम्हारा पैकेट फटा हुआ है तो मैं क्यों खरीदूँ। इस तरीके से इट इज़ टर्म्ड एज पैकेजिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं। सो इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, ये एक तरीके से प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पैकेजिंग।
तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आई होप कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड पैकेजिंग, इससे हमारा जो भी ब्रांड होता है उन सभी चीज़ों को हम क्लियर कर सकते हैं। इट शुड ऑलवेज अवेकन इमोशंस, इसमें हम इमोशंस को भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो चिप्स है तो चिप्स में हम कुछ खुशी वाला इमोजी लगा दें, है ना। तो पैकेजिंग का क्या मतलब हो कि जब भी हम कुछ ले करके आते हैं तो उसके ऊपर बना होता है छोटा सा, उसका फोटो वगैरह बना होता है, तो वो इमोशंस को सर्व करता है कि अच्छा इसको खा करके आप खुश हो जाओगे। तो इट शुड कैप्चर एंड कॉल आउट द बेनिफिट्स, इसमें सारे बेनिफिट्स भी जो भी होते हैं वो सब दिखाए जाते हैं पैकेजिंग के अंदर। एंड इट शुड बी डेजिग्नेटेड फॉर इट्स टारगेट ऑडियंस, और इससे अगर मान लो कि कोई हम ऑयल खरीद करके ले करके आ रहे हैं जो कि हेयर ऑयल है, तो उसमें एक लड़की या लड़के का फोटो बना होता है जिसमें हेयर्स उसके दिखाए जाते हैं, और इस तरीके से लिखा रहता है स्वस्थ घने काले मजबूत बाल, इस तरीके से लिखा होता है ना। तो यानी कि टारगेट जो भी ऑडियंस है, यानी कि जो भी ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है, तो हेयर ऑयल उसको ही मिले जा करके, है ना। अगर कुछ भी नहीं बना होगा, एक खाली सा डिब्बा में तेल भर के दे दिया जाए तो अच्छा लगेगा नहीं, है ना। तो यही चीज़ है, उसके अंदर कलर्स भी को भी अलग अलग तरीके से कलर्स को भी ऐड किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस पर्पज़ यही सब कुछ है, इसको आप देख लेना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लेबल की। तो पैकेजिंग एक अलग हो गया, पैकेजिंग तो आपका मतलब समझ लो कि एक तरीके से जिसका पैकेजिंग हो गया, बट लेबलिंग की जब हम बात करते हैं तो पैकेट के ऊपर ही हम उसको लेबल करते हैं, लाइक कि हम उसमें सबकी सारी डिटेल्स लिखते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट को लिखते हैं, उसमें हम एक्सपायरी डेट लिखते हैं प्रोडक्ट की, और कैसे यूज़ करें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करे गए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, ये सभी चीज़ें लेबल के ऊपर लिखा जाता है। तो लेबल कम्युनिकेट्स द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं उसी को आप क्या बोलते हो, लेबल बोलते हो। जैसे इसके अंदर आपका क्या लिखा होता है, ब्रांड का नेम लिखा होता है, ब्रांड का लोगो लगा होता है, इंस्ट्रक्शंस भी फॉलोड, क्या क्या करें, बच्चे को ना खिलाएं, है ना, बच्चों से दूर रखें, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं ना लेबल के ऊपर ही। तो नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे गए हैं, इन द प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ द सेलर एंड ऑल, सो दैट कि जो भी कस्टमर है, एंड कस्टमर है, वो आसानी से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। इसका भी पर्पस इंपॉर्टेंस सेम ही है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्या है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग किस तरीके से लिया जाता है। सपोज दैट कि आपने मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि उसका प्राइस क्या रखा जाए, तो कैसे डिसाइड करोगे। आप एकदम से उसको महंगा कर दोगे तो लोगों की क्या हो जाएगी कि डिमांड कम हो जाएगी, लोग उसको खरीदेंगे नहीं, है ना। और अगर मान लो कि आप बहुत ही लो प्राइस रखोगे तो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर्स क्या समझेंगे कि ये तो बहुत छोटे लोगों के लिए, यानी कि उसके आपके प्रोडक्ट की रेपुटेशन के ऊपर सवाल उठेगा। तो कैसे हम डिसाइड करें कि प्रोडक्ट के लिए क्या बेस्ट प्राइस हो सकता है, तो प्राइसिंग डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। सो एज वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लो प्राइस मीन्स हाई डिमांड और हाई प्राइस मीन्स लो डिमांड। जैसे हमने देखा है ना कि टमाटर 80 रुपए किलो होते हैं तो कम बिकते हैं, लेकिन अगर टमाटर 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो होते हैं तो ज़्यादा बिकते हैं। तो यानी कि अगर उसकी हमारी प्रोडक्ट की लो प्राइस होगी है ना तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और अगर ज़्यादा हाई प्राइस अगर हम रख देंगे तो लोग क्या खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पेन का दिया गया है, जो 2 रुपये 5 रुपये वाले जो भी पेन होते हैं कितने ज़्यादा बिकते हैं, बट बहुत ही कोई शायद ऐसा होता हो जो कि 80 रुपये 100 रुपये वाला एक कोई पेन खरीदता होगा, बहुत ही कम लोग खरीदते हैं ना। तो ये क्या हुआ, जब भी हमने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया और जब भी हमने उसके मार्केट के अंदर उसका कॉमर्शलाइजेशन किया, तो किस तरीके से हम डिसाइड करें कि क्या उसका बेस्ट प्राइस हो सकता है। सो प्राइजेस गोज बाय मैनी नेम सच एज रेंट, फीस, फेयर, रेट, इंटरेस्ट एंड ऑल। इस तरीके से प्राइस को आप बहुत तरीके से बोल सकते हो। तो प्राइस जो भी होता है वो यही होता है कि मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि कौन से रेट पे आपका प्रोडक्ट बिकेगा, और पॉइंट वेयर बायर गेट्स एग्री टू पे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी कि जहां पर से एक ऐसा पॉइंट जहां पर सेलर रेडी हो जाता है बेचने के लिए और जो बायर होता है वो खरीदने के लिए तैयार हो जाता है प्रोडक्ट को, वही क्या होता है दोस्तों, प्राइस होता है प्रोडक्ट का। तो कैसे हम प्राइस को सेट करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइसिंग का डिसीजन क्या मतलब कि हमारी कितनी कॉस्ट आई है। उसके बाद में डिटरमाइनिंग द डिमांड, हम डिमांड को देखते हैं कि कितनी मार्केट के अंदर डिमांड है। सैम्पल्स वगैरह को हम बेचते हैं ना, तो सबसे पहले जब भी कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो हम उसके कुछ ना कुछ सैम्पल्स को देते हैं लोगों को, कि जिससे कि लोग उससे क्या हो जाए, हैबिचुअल हो जाए। जैसे कि देखो जियो आया था तो उसने क्या किया, सबसे पहले सैम्पल बांटना स्टार्ट किया, तो लोग क्या होने लगे, हैबिचुअल होने लगे। उसके बाद में जब हमने देख लिया कि अच्छा लोगों का तो अब इसके बिना रह नहीं सकते, यानी कि लोगों की तो एक तरीके की नीड बन चुका है, डिमांड है लोगों को इसकी, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो फिर वो क्या करते हैं, एक
कॉस्ट को इस्टेब्लिश करते हैं और धीरे धीरे से स्टार्ट कर देते हैं कि जो भी कंपटीटर्स कॉस्ट वगैरह को सबको डिसाइड किया जाता है कि लोगों की क्या कॉस्ट है, उससे हम किस तरीके से ऑफर में इसको सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, और जिससे लोगों को खरीदें, लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। तो जियो ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, पहले तो लोगों को फ्री में सेल किया, उसके बाद में कंपटीटर्स की कॉस्ट देखी कि देखा एयरटेल कितने में दे रहा है सिम अपना, वोडाफोन कितने में दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसने भी थोड़ा सा कम प्राइस रखा और वो अपने प्रोडक्ट को यानी कि अपने जो भी सिम है उसको दूसरों तक पहुंचाने में उसने क्या किया, एक तरीके की प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगा करके। और आज देखो कितना ज़्यादा जियो का फ़ोन जो है, जियो का सिम जो है वो कितना ज़्यादा बिकता है। तो सिलेक्टिंग द प्राइसिंग मेथड, उसके बाद में सिलेक्टिंग द फाइनल प्राइस, एक फाइनल प्राइस करके आप उसको बेचना स्टार्ट कर दो अपने प्रोडक्ट को। तो ये कुछ एक स्टेप्स होते हैं कि जिससे आप प्राइसिंग डिसीजंस को लेते हो। ठीक है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है इसको छोड़ते हैं। न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, दो तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, इसको ध्यान रखना कि एक होता है मार्केट स्कीमिंग प्राइस और एक होता है मार्केट ये होता है आपका मार्केट पेनिट्रेशन प्राइस। तो यहाँ पर दो तरीके की स्कीमिंग का क्या मतलब हुआ दोस्तों, मैनी कंपनीज इंट्रोड्यूस देयर न्यू प्रोडक्ट एट हाई प्राइजेस। जैसे कि मान लो कि एप्पल के फ़ोन्स होते हैं, आईफोन्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि एक जब भी लॉन्च होते हैं तो एक हाई प्राइस के साथ में लॉन्च होते हैं। लोग उसको मतलब इस तरीके से देखते हैं कि जितना हाई ज़्यादा प्राइस होगा, जितने ही अच्छे उसके अंदर फीचर्स होंगे, तो उसको लोग प्राइजेस के हिसाब से जज करते हैं। अगर ज़्यादा अच्छा प्राइस है यानी कि अच्छा प्राइस है, उसको अगर ज़्यादा प्राइस के साथ में बेचा जा रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि हम उसको यानी कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ ब्रांड में खरीद रहे हैं। और जब भी हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग की बात करते हैं तो हम लोग कम प्राइस से स्टार्ट करते हैं। जैसे जियो की बात करें तो जियो ने क्या किया, फ्री में बांटा, फिर थोड़ा प्राइस बढ़ाया, फिर थोड़ा प्राइस बढ़ाया, इस तरीके से उसने सेकेंड वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। बट अगर जो भी आईफोन एप्पल के फ़ोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्कीमिंग प्राइसिंग को वो लोग फॉलो करते हैं, यानी कि वो हाई प्राइस के ऊपर जाते हैं, एकदम से अपने प्रोडक्ट की हाई प्राइस रख देते हैं, जिससे कि जो भी कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो ये समझे कि हाँ मैं एक ब्रांड खरीद रहा हूँ, कुछ अच्छा लेकर के आ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें देखो इसका दो ग्राफ भी बनता है यहाँ पर स्कीमिंग का, कि किस तरीके से जब भी आपका प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो एक हाई प्राइस के साथ में लॉन्च होता है, फिर धीरे धीरे उसकी प्राइस गिरती जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप लो प्राइस के साथ में अपने प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे उसकी प्राइस को बढ़ाते हो। तो वो ये दोनों यही सारी चीज़ें कि न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ के अंदर आपको दो चीज़ें लिखनी है, मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग एंड मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। दो आप वर्ड्स ध्यान रखो। और आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। 35-36 मिनट्स के अंदर हम लोगों ने अपने पूरी यूनिट को ख़त्म कर लिया है। अब दोस्तों यूनिट 4 है हमारा प्रेस डिसीजंस के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न डाउट आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हो, और आपको कुछ भी लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।